हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन WS अकेडमीज़ दिस उर्दू सेशन। और ये पहला सेशन है उर्दू का। और आप सबको पता है बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी पटवारी उर्दू की। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं, पर आज से हम पूरा जो पटवारी का सिलेबस है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड फुली फोकस सारा सिलेबस जो है ना वो हम प्रैक्टिस करेंगे इकट्ठे। और मैं आपको जो है सारे जो जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स है उस पर लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी। और जितनी भी मुझे लगेगी ज़रूरत कि आपको सिखाना है तो वो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, राइट। तो जैसे कि आपको पता है बहुत सारे बच्चे जो है ना उनको पहले सिलेबस में ही जो है कन्फ्यूजन है। बार बार मुझे क्वेरीज आती है, बार बार कमेंट्स आते हैं इस चीज़ के रिलेटेड। आज हम इन डिटेल इसको देखेंगे और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी है। देख लीजिए, आपको पता ही, आपने खुद भी पढ़ा होगा कि सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी पार्ट 1 उर्दू पोर्शन होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा, क्वालिफाइंग ऑनली होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, आपका पहला उर्दू का एग्ज़ाम हो रहा है। अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे तब जाके आप जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होने वाला है उसमें आपको एंट्री मिलेगी। तो मैं चाहती हूँ जितने भी बच्चे यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सब ये क्वालिफाई करें, ठीक है। क्योंकि अगर आपने 10th तक उर्दू पढ़ी है या इस एग्ज़ाम के लिए उर्दू पढ़ी है तो ये मुश्किल नहीं है ज़्यादा, ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये क्वालिफाइंग है। आप अगर सारे मार्क्स तो लाएंगे भी नहीं। अगर आपके कुछ मार्क्स इसमें आते हैं जो आपका इन्होंने रखा है इसमें कट ऑफ, उस पर भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो आपको इतना भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, वहाँ ये डिस्क्रिप्टिव नेचर है कि आपको लिखना है वहाँ पे जवाब, आपको टिक मार्क नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। और ये जो दोनों पार्ट्स है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि कोई उर्दू क्वालिफाई करेगा तो बस हो गया, उसके बाद उसको रिटन टेस्ट वो देना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये एग्ज़ाम देना है। उसके बाद उसमें उसका मेरिट देखा जाएगा और जो उर्दू है क्वालिफाई करना है। तो दैट मीन्स दोनों पेपर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों बार एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी किसमें, GS में पार्ट 2 जो है ना इसका जनरल स्टडीज़ का पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 पर क्वेश्चन रॉन्ग आंसर। अगर आपने गलत एक जवाब लिखते हो उसमें जनरल स्टडीज़ वाले पेपर में तो 0.25 मार्क्स, 1/4 मार्क जो है ना वो आपका कट जाएगा, ठीक है। तो बस ये कुछ मेन चीज़ें हैं। इसके बाद आते हैं उर्दू की इसकी ओर। देखो, पार्ट 1 है उर्दू, ये आप देख लीजिए। टाइम कितना है आपको ये सबसे पहले दिमाग में रखना है, 1 घंटे का टाइम है। कितना है? 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। मार्क्स कितने हैं? 50 मार्क्स है। कितने? 50 मार्क्स। शाबाश। अच्छा, द एग्जाम इंटेंड्स टू चेक द वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू ऑफ द कैंडिडेट्स। इस उर्दू टेस्ट का ये इनका इंटेंशन है कि वर्किंग नॉलेज आप लोगों की चेक की जाए। वर्किंग नॉलेज होता है कि आपको कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखना है, आपको शेर व शायरी नहीं करनी है। आप बस जो आपके दफ्तर में कागज़ आते हैं, उर्दू में लिखी हुई कुछ कागजात आते हैं, वो आप पढ़ सके, ठीक है। या आपको एक लाइन में जवाब देना होता है, कभी पटवारी को एक लाइन में जवाब लिखना होता है किसी एप्लीकेशन पे, या आधी लाइन में, बस वो आप लिख सकें, ठीक है। तो उसी को हम वर्किंग नॉलेज बोलते हैं। अब इसमें आपका क्या टेस्ट होता है? रीडिंग टेस्ट भी होता है, राइटिंग टेस्ट भी होता है। आप बोलोगे कैसे? राइटिंग टेस्ट होता है, आपको ऐसे लिखने के लिए बोलेंगे, आपको लेटर लिखने के लिए बोलेंगे, ठीक है। रीडिंग टेस्ट कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। रीडिंग टेस्ट ये कराते हैं पैसेज रीडिंग से। आपको पैसेज पढ़नी है तो दैट मीन्स जब आप उसको पढ़ सकेंगे ना तभी आपको नीचे क्वेश्चन का आंसर आएगा। उसमें आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना नहीं है, बस टिक मार्क करना है, ठीक है। तो रीडिंग टेस्ट होता है पैसेज रीडिंग से, और राइटिंग टेस्ट होता है जो आपका मजमून लिखना होता है, चिट्ठी लिखनी होती है, खत लिखना होता है उस पे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे इनने पहले ये रखा था, देखो टोटल कितने हैं? 50 मार्क्स है और टाइम है 60 मिनट्स, 1 घंटा। इन्होंने लिखा था यहाँ पे टू बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे। पहले शायद पहले इससे पहले जो एग्जाम हुआ पटवारी का, आई थिंक उस टाइम दोनों पेपर्स एक ही दिन हुए होंगे और इसलिए इन्होंने ये लिखा था। लेकिन इस बार इन्होंने उर्दू रखा है पहले, ठीक। देखो, अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है जो मुझे बहुत बार क्वेरीज आती है, बार बार आती है। अच्छा, इसके बाद लिखा गया द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओपन मेरिट कैटेगरी। जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं, जनरल कैटेगरी ओपन मेरिट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, विल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर एट लीस्ट 40% मार्क्स ओवरऑल इन द सेड एग्जामिनेशन। जो उर्दू टेस्ट होगा ना, ओवरऑल टोटल 40% मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए, मिनिमम 40%। अब वो कितना हुआ 40%? टोटल कितने मार्क्स है हमारे? 50 है। 50 का 40% कितना हुआ?
50 का 50% हो गया 25 मार्क्स, और 40% कितना हो ऐसे हम निकाल दें 40/100 इंटू 50, ऐसे आपको परसेंटेज भी कंप्लीट हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 4 20, दैट मीन्स हो गए 20 मार्क्स। तो अगर आपको मिनिमम क्या है आपका कट ऑफ ओपन मेट स्टूडेंट्स के लिए, वो है 20 मार्क्स, 50 में से 20 मार्क्स आपको मिनिमम आने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे, ये 20 मार्क्स आप सिर्फ नहीं मजमून और चिट्ठी लिखने से लाने हैं, आपको रीडिंग पोर्शन से भी लाने हैं। रीडिंग पोर्शन में आपको जो पैसेज होती है, पैसेज में आपको पैसेज और राइटिंग, जो पैसेज वाला सेक्शन है, रीडिंग वाला सेक्शन और राइटिंग वाला सेक्शन है, उसमें अलग अलग 33% आपको कट ऑफ आना चाहिए, टोटल 40% होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इतना भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने बहुत ठीक ठाक मार्जिन रखा है इसमें कि आपको 50 मार्क्स अगर टोटल है तो कम से कम आपके 20 होने चाहिए टोटल 50 में से। ये तो ठीक ठाक आ सकता है, आराम से आएगा, मैं आपको श्योरिटी दे दूंगी। अगर आपको थोड़ा सा ही लिखना पड़ना आता है आराम से आ जाएगा। और 33% आपको अलग अलग दोनों में होने चाहिए, मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ राइटिंग अच्छा करोगे रीडिंग अच्छा नहीं करोगे, या रीडिंग अच्छा करोगे राइटिंग अच्छा नहीं करोगे, ठीक है, शाबाश। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर कैटेगरीज और रिक्वायर्ड टू सिक्योर एटलीस्ट 35% ओवरऑल। जैसे जनरल कैटेगरीज के लिए 40% मार्क्स रखे गए हैं ओवरऑल, बाकियों के लिए रखे गए हैं 35% जो है ओवरऑल, ठीक है, 35% रखे गए हैं बाकियों के लिए ओवरऑल, ठीक। तो विद एटलीस्ट 33% इन रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें भी रखा गया है कि ये जो 35% है ना, 35 डिवाइड बाई 100 इंटू 50, ठीक है, वो हो गया 1 2 14 एंड मतलब 17 पॉइंट समथिंग, ठीक है। आपको अगर जनरल कैटेगरी वालों को 50 में से 20 मार्क्स लाने हैं, आपको लाने हैं 18 मार्क्स, आप 17 पॉइंट समथिंग मानो 18 मार्क्स, ठीक है। कैटेगरी वालों को 18 मार्क्स लाने हैं, 17.5 मार्क्स या 18 मार्क्स लाने हैं, उससे आपका मिनिमम, ठीक है। लेकिन आपको भी रीडिंग और राइटिंग सेक्शन में दोनों में अच्छा करना है, ये नहीं कि आप बस वो 18 मार्क्स आप राइटिंग से लाओगे, नहीं, दोनों में आपको ये करना है, ठीक है। अच्छा, आप देख लीजिए दो सेक्शंस रखे हैं इन्होंने, रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में 20 मार्क्स रखे हैं, राइटिंग सेक्शन में 30 मार्क्स रखे हैं। रीडिंग सेक्शन में 20 मार्क्स रखे हैं, राइटिंग सेक्शन में 30 मार्क्स रखे हैं, टोटल कितने हो गए 50 मार्क्स। तो आपको समझ आया, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 50 में से 20 मार्क्स मिनिमम लाने हैं पास होने के लिए, और कैटेगरी वालों को 17.5 18 मार्क्स टोटल लाने हैं 50 में से। लेकिन इस कैटेगरी में भी अच्छा करना है, इस ये दोनों से लाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस आप एक ही सेक्शन कर लो। तो ध्यान वहाँ पे यही रखना कि आप अगर राइटिंग कर रहे हो ना, ऐसा नहीं कि टाइम ना बचे आप रीडिंग छोड़ दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो रीडिंग सेक्शन है ना, अगर आप इसी को करोगे या राइटिंग सेक्शन में ही टाइम दोगे ना, ऐसा ना हो कि आप रीडिंग सेक्शन छूट जाएगा। मेहरबानी करके अगर आप राइटिंग सेक्शन कर रहे हो, मजमून लिख रहे हो, चिट्ठी लिखी, उसके बाद जंप करना रीडिंग सेक्शन पे, ठीक है, क्योंकि दोनों में आपको लाना है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। आप लोगों को मैंने लाइव सेशन लिया था, उसी टाइम बोला था कि मुझे सिलेबस सेंड करो। आई होप कि यही रीसेंट वाला सिलेबस है, ठीक है। वैसे मैंने चेक कर लिया, ठीक, ये यही है आपके सिलेबस में। और देखो, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच आउट ऑफ गिवन पैसेजेस। रीडिंग सेक्शन में जो 20 मार्क्स है ना, उनमें आपको पैसेजेस आएंगे, और पैसेज जब आप पढ़ेंगे ना, ऊपर से नीचे तक पैसेज पढ़ेंगे, वो छोटे पैराग्राफ्स में होती है, नीचे आपको क्वेश्चंस दिए होंगे उसी पैसेज पे, और उसमें क्या आपको करना है, उसमें आपको जब क्वेश्चन दिए होंगे ना, 4 ऑप्शंस नीचे दिए होंगे और आपको टिक करना है किसी ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ तक शाबाश। कुछ बच्चों को तो ये सारा पता होगा, लेकिन मैंने सोचा कि किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप सारा वक्त ज़ाया करोगे राइटिंग सेक्शन में, मेहरबानी करके रीडिंग सेक्शन का भी ख्याल रख लेना। रीडिंग सेक्शन बहुत ईजी है, पैसेज है, आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको बस चूज़ करना है 4 ऑप्शन में से, वहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, बस चूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें 20 मार्क्स है, शाबाश, ओके। तो इसका 33% हो गया, 20 में से वो हो गया ये 5 6 35, वो हो गया तकरीबन। आपको कम से कम रीडिंग सेक्शन में 6.5 मार्क्स लाने हैं, 7 मार्क्स के अराउंड लाने हैं, सेफ रहने के लिए, ठीक है। इन 20 मार्क्स में से आपको 7 मार्क्स मिनिमम आने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। अब ये रही बात, ठीक है। तो इसमें आपको इस 30 मार्क्स में से आपको क्वालिफाई के लिए 9.9 मार्क्स लाने हैं, तकरीबन 10 मार्क्स लाने हैं मिनिमम,
ठीक है, तो बात समझ में आ गई। इस 30 मार्क्स में से आपको तकरीबन मिनिमम 10 मार्क्स लाने हैं ज़रूरी, इस 20 में से तकरीबन 7 मार्क्स लाने हैं ज़रूरी। हो गई ना वो 17 मार्क्स टोटल मिनिमम इसमें से, दोनों में से क्वालिफाई करके। लेकिन ओवरऑल मैं बोलती हूँ कि 33% इन्होंने रखे हैं, और ओवरऑल आपको ये मिनिमम इनका कट ऑफ है। फिर आपको ओवरऑल इंक्रीज करने हैं मार्क्स, जनरल कैटेगरी को 40% तक और उसको 35% तक, ठीक है, शाबाश। तो इसका ख्याल रखना वहाँ पे। अब राइटिंग सेक्शन जो है उसमें लेटर राइटिंग ऑफ मिनिमम 100 मार्क्स ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कोई सिचुएशन दी गई होगी, आपको 100 वर्ड्स में लिखना है, ध्यान रखना 100 वर्ड्स में लिखना है, ज़्यादा लंबी भी नहीं, ज़्यादा छोटी भी नहीं, एक पेज में जितनी आती है 100 वर्ड्स की लिखनी है। और क्या लेटर, इसके 10 मार्क्स हैं। यहाँ ध्यान से बात सुनो, जो लेटर होती है ना उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा बॉडी में आपने क्या लिखा है, जैसे डेट लिखना है, नाम लिखना है और नीचे क्या लिखना है, ये जो एक स्ट्रक्चर होता है ना उसमें आपको, उसमें 1.5 2 मार्क्स होते हैं। इस 10 मार्क्स में से बॉडी के सिर्फ 5 मार्क्स होंगे, 5 मार्क्स उसी के होंगे जो स्ट्रक्चर है। अगर आप स्ट्रक्चर लिखोगे ना अच्छे से, पहले ही इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा कि इसने बहुत सही लिखा है, ठीक है। 5 मार्क्स आपको तो पहले ही आ जाएंगे, उसके बाद जो 5 मार्क्स है वो बॉडी को पढ़ के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगी इंशाल्लाह, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आपको 100 वर्ड्स की लिखनी है। 1 इंग्लिश पैसेज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू और वाइस वर्सा, 10 मार्क्स है आपको ट्रांसलेशन के। आपको क्या करना है, वहाँ पे इंग्लिश पैसेज दी होगी, आपको उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, या आपको उर्दू में पैसेज दी गई होगी, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, या छोटी 2 5 मार्क्स की गई होगी। अब देखते हैं, डिपेंड करेगा पेपर कैसे वो डालते हैं, ठीक है। इसके बाद 1 ऐसे आप अबाउट 100 वर्ड्स, ऐसे भी सिर्फ 100 वर्ड्स का लिखना है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, कोई छोटा नहीं लिखना है। वर्ड्स ऑन एनी टॉपिक ऑफ सोशल रेलेवेंस, जो हमारी सोसाइटी के रिलेटेड होगा, सोशल रेलेवेंस के रिलेटेड होगा, उसके भी 10 मार्क्स हैं। ऐसे में आपको यही ख्याल रखना है कि आपको एक रेलेवेंट बात छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखनी है और एक फ्लो रहना चाहिए, टॉपिक से डिवेट नहीं होना है। बाकी देखो इतना तो आपको समझ आया होगा, मुझे उम्मीद है मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया, ठीक। यहाँ पे एक और चीज़ आप क्या ध्यान रखेंगे, अब उर्दू में जो हम सेशंस करेंगे ना उसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वर्किंग नॉलेज में क्या किया जाता है, वाहिद जमा मुज़क्कर मोन्स, ये गलत नहीं होने चाहिए। जैसे कि आपको की लिखना है, आप का लिखेंगे तो ओबियसली गलत इंप्रेशन पड़ेगा। आपको का लिखना है, आप की लिखेंगे गलत इंप्रेशन पड़ेगा। आपको है लिखना है, आप हैं लिख रहे हैं, गलत इंप्रेशन पड़ेगा। इसका बहुत ख्याल रखना है। आपको गई लिखना है, आप गया लिखोगे, बहुत गलत इंप्रेशन पड़ेगा, है ना। तो इन चीज़ों का ख्याल, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चलेगा। बाकी जैसे आपको कोई पैसेज आती है, आपको ट्रांसलेट करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट वर्ड्स में ट्रांसलेट करोगे, ज़रूरी नहीं है 2 बच्चों की ट्रांसलेशन सेम होगी, और ज़रूरी नहीं है आपका हर एक जुमला सही होगा। अगर आपको ट्रांसलेशन में 10 जुमलों में से 8 जुमले सही है या 7 या 6 जुमले सही हैं, आपको फिर भी 10 में से 6 मार्क्स मिलेंगे। कुछ जुमले अगर गलत है उसके मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन ये जो की का है, गई गया है ना, इनमें अगर आपने गलतियां की ना ऑब्वियसली बैड इंप्रेशन चला जाएगा, ठीक है। बाकी एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, कुछ लोग है ना होती है ना उनकी बहुत खूबसूरत राइटिंग होती है। जैसे मैं 10th में लिखती थी, मैं बहुत ना वो ज़बरदस्त तरीके से लिखती थी उर्दू, और तो लेकिन कुछ क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी ना वो बहुत इतनी खूबसूरत होती है, वो कैलीग्राफी जैसे दिखती है। लेकिन कुछ होती है जो बिल्कुल नॉर्मल जैसे रफ जैसे लिखते हैं। तो उन बच्चों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस एग्ज़ाम का मतलब है, आपने देखा होगा कभी पटवारी कैसे लिखते हैं, तो हैंड राइटिंग मैटर नहीं करेगी, बट दैट शुड बी लीजिबल। आपकी जो लिखाई है ना वो पढ़ने वाले को समझ आ जानी चाहिए। जैसे मैंने असाइनमेंट रखती थी मैं बैच में, फिर बच्चे लिखते थे, और ऑलमोस्ट 90% ऑफ द जो बच्चे ना वो इवन बोलते, लिखा भी होता था उनने मैसेज में, ईमेल के सब्जेक्ट में कि मैम हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, बट मैं आराम से उनका सारा पढ़ पाती थी और मैं इनको अच्छे से मार्क्स भी देती थी। क्योंकि वो आपको लगेगा कि मैं गंदा लिख रहा हूँ, बट हाँ अगर आप इन दिनों प्रैक्टिस करेंगे ना आपकी लिखाई और बेहतर हो सकती है, क्योंकि बहुत टाइम से जब नहीं लिखते हैं तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग पे असर होता है। और दूसरा ये है कि ज़्यादा जम्बलिंग नहीं करना, थोड़ा दूर दूर लिखना, ठीक है, लाइन थोड़ा गैप रखना, उससे क्या हो जाएगा, एक अच्छा खूबसूरत लिखाई दिखती है। और एक और बात, ओवर राइट नहीं करना। ओवर राइटिंग को आप कैसे ठीक कर सकते हो, ओवर राइटिंग लिखते हो फिर काटते हो, लिखते हो फिर काटते हो, वो गलत है। आपको क्या करना है, इन दिनों जितना भी प्रैक्टिस करोगे ना ओवर राइटिंग उसी से ख़त्म हो जाएगी,
ठीक है? और इंशाल्लाह मैं जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा मैं जब ऐसे ही लाऊँगी, मैं लिस्ट आपको लाऊँगी या मैं खुद कंटेंट ही आपको प्रोवाइड करूँगी। और लेटर का आपको बस फॉर्मेट जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उससे आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप सबको पता होने चाहिए, ठीक है? और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा अभी तक एग्ज़ाम्स दे के आए हैं और सिलेक्शन भी नहीं हो रही है। आपको लोगों को अगर उर्दू में आपने प्रैक्टिस की है ना, बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि आपका आराम से हो जाएगा उर्दू क्वालीफाई। और भरोसा रखो अपनी मेहनत पे, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखो, लेकिन सिंसियर रहना। ये नहीं कि बस मैं उर्दू टेस्ट है मैं ऐसे ही चला जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और एक बात वहाँ ध्यान रखना, रोल नंबर कैसे लिखना है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, ठीक है? और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा मिला होगा आज वाले सेशन से। इंशाल्लाह बेसिकली कल मैं आपको नहीं दे पाई क्योंकि रोज़े की वजह से ना वो सेट करना पड़ा पहले टाइम टेबल। इंशाल्लाह जो है कल से हम पढ़ेंगे उर्दू और मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँगी। और आप अपना बहुत ख़्याल रख लीजिए और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।